Dear students, welcome to बेसिक इंग्लिश क्लास विद जीवन सर। इससे पहले की सीरीज़ में ग्रामर की हमने पैसिव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किए थे। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने अल्टीमेटली नोट्स बनाए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे। और ये इतने बेसिक रूल्स हैं। If as a student you are going to learn them, I am sure of this thing that in the board examination or you are in examination, it will be enough on behalf of you to do or to convert a direct speech into indirect one. आपको इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान दें तो बस, क्योंकि बेसिक है, बहुत स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। बेसिक मैंने एक फंडामेंटल बनाया कि इतना आपको एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट आना चाहिए, चाहे अपने स्कूल के हिसाब से कहिए, क्लास के हिसाब से कहिए। बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। यहाँ की डायरेक्ट स्पीच होती क्या है? टू टेल समबडी अबाउट समवन्स सेड थिंग यूजिंग द सेम वर्ड्स और वर्ड टू वर्ड और copying him the way he or she said is called direct speech. In English grammar, direct speech is always written within inverted commas. तो सीधे सीधे डायरेक्ट स्पीच को हम कह सकते हैं कि किसी के कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना ही डायरेक्ट स्पीच होती है। और कई बार हम इसे नकल के तौर पे भी, जैसे कोई किसी की नकल उतारता है कि उसने ऐसे कहा, तो जब वो नकल करता है उसकी तरह आवाज़ कॉपी करने का, वो भाव लाने का, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अंग्रेजी में आपको स्टूडेंट के तौर पे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए बोला जाएगा तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट होगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा। बस आपने इतना ही ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए दोनों मैंने कहा क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज़ होने लगा है। और ये पुरानी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास ही यूज़ होता था। और आज भी अगर आपके पास पुराने एडिशन की बुक्स हैं तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास ही मिलेगा। बट जस्ट अपडेटिंग यू कि आजकल की इंग्लिश में हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी काम चलाते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल का, जैसे जीवन सेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई विल टॉक अबाउट नरेशन। तो ये पर्टिकुलर पार्ट देखिए जहाँ से मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं, आई विल टॉक अबाउट नरेशन, वो डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि किसी की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कह रहे हैं, यहाँ पे जो उसने कहा था। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती होगी? इनडायरेक्ट स्पीच वेरी सिंपल, टू टेल somebody about someone's said thing but in our own words without changing meaning of speaker's said thing is called indirect speech. तो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जब हम किसी की कही हुई बात को किसी और को बोलते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं ना उनकी कॉपी कर रहे होते हैं और ना ही उनकी बातों को हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ज्यों का त्यों तो कहते हैं लेकिन अपने शब्दों में। अपने शब्दों का मतलब हम अपने हिसाब से उस बात को बोलते हैं, न कि उसके कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों नहीं बोलते। अब अपने हिसाब से का मतलब है जीवन सेट, वही सेंटेंस है, जीवन सेट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप किसी को बता रहे हो कि जीवन ने कहा, क्या कहा? आई विल टॉक अबाउट नरेशन, कि मैं नरेशन के बारे में बात करूंगा। ये आपने जीवन की कही हुई बात को किसी दूसरे आदमी को बोल दी। अब इसी बात को हम इस तरीके से भी बोलते हैं, जीवन सेट दैट ही वुड टॉक अबाउट नरेशन, कि जीवन ने कहा कि वह नरेशन के बारे में बात करेगा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे हमने अपने शब्द यूज किए हैं, जैसे दैट हो गया, विल की जगह वुड हो गया, तो ये सब हमने अपने शब्द यूज किए हैं। लेकिन ध्यान रहे इनडायरेक्ट स्पीच में भाव परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और कहा गया हो और यहाँ कुछ और हो गया हो। इन short, direct speech is not bound to many rules except कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास। कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो बस उसमें केवल एक ही रूल है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे होंगे, बस, और कोई रूल नहीं है। और बाकी सब टेंस के हिसाब से बोले जाते हैं। बट इनडायरेक्ट स्पीच हैज़ मैनी रूल्स लाइक चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यूजिंग कंजक्शन बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, changing of person, changing of tense, and some words too. But after knowing direct, should be direct actually, and indirect after knowing ing. Narration, we can easily empower our writing and speaking
इंग्लिश। जी हाँ, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चीज़ आ गई तो ये मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश आज से ही दोगुनी हो जाएगी। तो असल में क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको, जैसे उसमें बहुत सारे रूल हैं। डायरेक्ट स्पीच में कुछ नहीं, जिसने जैसा कहा, जो शब्द था आपने बिल्कुल याद करना है और वही बोल देना है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगा के। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने वर्ब से रिलेटेड नियम याद रखने हैं, कंजक्शन याद रखने हैं, कुछ जोड़ने वाले शब्द जैसे इफ़ होता है, दैट होता है, TO2 भी यूज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच और चेंजिंग ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आई वी डे यू में भी चेंजेज होते हैं, वो अभी हम आगे बात करने वाले हैं। चेंजिंग ऑफ टेंस से रिलेटेड नियम भी हम बात करने वाले हैं आगे। और कुछ शब्द भी हैं जो वो चेंज होते हैं, जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है और नाउ का देन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आगे हम बात करेंगे। तो बात करते हैं इन सारे रूल्स का। देखिए हेडिंग लिखी हुई है परमानेंट रूल्स टू बी रिमेंबर्ड। कुछ ऐसे नियम हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये नियम क्या है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अब आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये बेस से मैं शुरू कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज सीधे मैं अभी सेंटेंस में पहुँच जाता। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो शब्द आप बार बार ही सुनने को मिलेंगे आपको, तो हम जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज रिटन आउट ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमास। बस सिंपली आपने इतना ध्यान रखना है कि वो पर्टिकुलर हिस्सा सेंटेंस का जो डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाहर का होता है। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उमेश सर इज़ नाइस, और यहाँ जो है धर्मेंद्र सर आपने यूज किया है, तो धर्मेंद्र सर ने ये कहा है। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का ये पार्ट है, तो ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। ये पार्ट इसके यहाँ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा करके उमेश सर इज नाइस लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा देन धर्मेंद्र सर सेट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप अल्टीमेटली मानेंगे इसी को ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर का पार्ट, तो इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच सीधे हम बता देते हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट होता है, आपकी नॉलेज के लिए। और मैंने बताया कि अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी रखते हैं, यानी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, या फिर वो हिस्सा जिसको हम कॉपी कर रहे होते हैं किसी की कही हुई बात को। नेक्स्ट रूल है इनडायरेक्ट स्पीच इज मेड इन positive sentence or it doesn't carry any kind of quotation mark at the end except full stop। तो इन शॉर्ट ये है, आपको ये नियम भी याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदलते हैं सेंटेंस को, उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया जाता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कुछ भी हो, उसका फॉर्मेट हम पॉजिटिव बनाते हैं। सकारात्मक का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे सीरीज में आना चाहिए। मेरी पहली वीडियो आप अगर देखना चाहें तो देख लेना, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम के बारे में बताया गया है कि कैसे एक सकारात्मक सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल। और अंत में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, चाहे वो डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क हो या कुछ हो। देखिए राम सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा इज एनीवन देयर, राम आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर। अब ये इफ़ कहाँ से आया और वच कैसे हुआ, ये सब हम अब आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए अभी ये बताया जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या था, फुल इंटरोगेटिव मार्क था, इसको यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करके फुल स्टॉप कर दिया, तो ये सकारात्मक सेंटेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट आर रिमूव्ड। बिल्कुल यहाँ देखिए इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास था, कॉमा था, और इसको जब इनडायरेक्ट में बनाया गया इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यस, डायरेक्ट स्पीच में आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनको हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो स्टेटमेंट हो या क्वेश्चन हो या कमांड हो, सजेशन हो सकता है, एक्सक्लेमेशन होता है, कुछ भी हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाके आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर सपोज करो किसी सेंटेंस में स्टेटमेंट दिया गया है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बात बताई गई हो, क्वेश्चन ना हो वो, या कमांड नहीं किया गया हो, या एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा हो, तो इनको छोड़ के अगर स्टेटमेंट है कि खाली सीधा साधा, तो उसके लिए रूल याद रखने हैं डायरेक्ट बनाते समय। द रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया कौन सा पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है। अगर उसमें सेड आया हो तो सेट का सेड ही रहता है, सेट के साथ टू लगा हो तो वो टोल्ड हो जाता है,
एंड वाइल रिमूविंग कॉमाज वी यूज़ दैट कंजक्शन। और ये याद रखना है, हम वहाँ पे सेंटेंस बनाते समय कंजक्शन के तौर पे, यानी जब डबल इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे उससे पहले दैट का प्रयोग करेंगे। और सेड जो है सेड में रहता है, सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल जाता है। जैसे ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इंग्लिश इनडायरेक्ट बनाते समय वो सेंटेंस हो जाएगा ही सेड दैट, फिर जाके आगे का सेंटेंस हम बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री। तो कहा ही सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट लगा दिया। आई जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ही में वॉज हंग्री। क्यों होगा चेंज, वॉज क्यों आया और ही क्यों हुआ, वो हम आगे के नियम में अभी बात करेंगे। लेकिन अभी आप केवल ये देखिए कि इस ऊपर का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट बनाते समय हमने ही सेड ही रहा। अगर यहाँ टू मी होता तब जाके ये टोल्ड होता, और कंजक्शन दैट लगा दिया हमने। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन दिया गया हो तो सेड टू, इसको बदलकर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन दोनों शब्दों में से कुछ भी। बेसिकली आस्क्ड करते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो कहीं एग्जाम में, इंक्वायर्ड वगैरह याद करने में आप आस्क्ड याद रखें। एंड इन प्लेस ऑफ कॉमास वी यूज इफ, जहाँ पे हम अभी स्टेटमेंट में सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस में हम क्या यूज कर रहे थे कंजक्शन के तौर पे, दैट। अब दैट की जगह इफ यूज करेंगे इन टाइप फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन अदर क्वेश्चंस नो कंजक्शन इज यूज। तो अब देखना है हमें, ध्यान देने वाली बात है। तो एग्जाम्पल के तौर से मैं समझा रहा हूँ इसी नियम को। देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन है ही सेड डू आई गो देयर। इनडायरेक्ट बनाते समय ही सेड को हमने किस में चेंज किया, आस्क्ड में क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी कौन सा, टाइप 1 का। मैंने क्वेश्चन के टाइप में भी वीडियो बना रखी है, आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं कि 3-4 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं आपको बनाना। तो टाइप फर्स्ट है हाँ ना टाइप के, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंसों में इनडायरेक्ट बनाते समय हम इफ़ का यूज करते हैं कंजक्शन के तौर पे। ही वेंट देयर, अब ये वेंट क्यों हुआ और वो हम अभी टेंस से रिलेटेड जब नियम आएंगे तब मैं आपको बताऊँ। फिलहाल आप ये देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन था, इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आपने क्या किया, ही सेट की जगह आस्क्ड हो गया, कंजक्शन दैट ना लग के यहाँ पे इफ हुआ क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन आता है तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है, वो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में, वो डिपेंड कर रहेगा। अगर सेंटेंस में ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर्ड बन जाएगा सेड टू या सेड। अगर सेंटेंस में लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट है तो वो रिक्वेस्टेड हो जाएगा सेड और सेड टू। अगर वो लगता है कि सजेशन है तो वो सजेस्टेड हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कंजक्शन के तौर पर हम TO2 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी। पहला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लीव मी नाउ। तो जब इसमें हमें दिख रहा है ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, जो भी आपको लग रहा है वो डिपेंड करता है आप कैसा भाव देना चाहते हैं। ही ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड मी इसलिए कहा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे छोड़ दो तो इसका मतलब होगा आप उसके सामने हैं, उसके सामने है तो आप सेकेंड पर्सन यहाँ पे हो गए। तो आप जिसको भी बताओगे कि आप कहोगे कि मेरे से उसने ऐसा कहा। ही ऑर्डर या रिक्वेस्टेड मी, अपने मन से लगाया मी हमने यहाँ पे, देखो कंजक्शन के तौर पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के समय हम टू का यूज करेंगे। लीव का लीव ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। जब हम TO2 लगा देते हैं तो इसमें टेंस से रिलेटेड नियम नहीं लगेगा क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मी की जगह ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके हिसाब से हिम हो जाएगा। क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। नाउ की जगह देन हो जाएगा क्योंकि ये ऐसा वर्ड है। अभी इसके बारे में भी नोट्स बताए गए हैं, हमें पहुँचते हैं वहाँ, उसके बाद फिर बात करते हैं इस बारे में। नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी ऑफ पास्ट टेंस फॉर हैविंग द चेंजेस इन रिपोर्टेड वर्ब्स टेंस, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या मतलब है, यहीं पे समझ जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी थी, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का हिस्सा, अगर यहाँ पर पास्ट का टेंस होगा यानी ये सेकंड फॉर्म या हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तब जाके ही हम टेंस से रिलेटेड नियम यूज करते हैं, अन्यथा ये टेंस का नियम यूज नहीं होता। देखिए यहाँ पे ही सेज है, अगर ये सेड होता, सेड टू होता, हैड सेड होता, विल से होता तो भी इसके नियम में परिवर्तन नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इस नियम पे यहाँ पे जो है पास्ट का होना जरूरी है अगर हम आगे टेंस रिलेटेड रूल्स यूज करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई दूसरा अन्य फ्यूचर या पास्ट टेंस नहीं है या फ्यूचर टेंस है या फिर प्रेजेंट टेंस है पास्ट को छोड़कर,
तो इससे टेंस से रिलेटेड नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए ही सेज ही रहा, कंजक्शन का तो यूज होगा ही क्योंकि स्टेटमेंट है। दैट पर्सन से रिलेटेड नियम यूज होता है, अभी पर्सन से रिलेटेड नियम हम आगे वाले में बात करने वाले हैं। ही देखिए विल का विल ही रहा, बी द रिचेस्ट। नेक्स्ट नियम है देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ अब देखिए अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग, उसमें कोई ऐसी बात कही जा रही हो जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसको सब लोग मानते हो, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन ना हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सब जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम इस पर्टिकुलर पार्ट का टेंस रिलेटेड नियम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सेड रहा, कंजक्शन दैट लगा क्योंकि एक स्टेटमेंट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, नहीं तो ये टेंस रिलेटेड नियम क्या है अभी हम आगे बात करते हैं, टेंस रिलेटेड रूल पे बात करते हैं। When reporting verb is in past, so reported speech is converted into following tense। यानी कि ये फिर से वही बात कर रहा है कि अगर ये सारे टेंस रिलेटेड नियम तब हम यूज करते हैं ये वाला पार्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो पार्ट है वो पास्ट में हो। तो अगर पास्ट में नहीं है तो फिर ये नियम बिल्कुल यूज़ नहीं होता कहीं पे भी। तो सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग वर्ब हम ये मानते हैं, अगर ज़्यादातर आपसे पास्ट का ही पूछा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होगी अगर आपसे कहा गया है ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब में तो टेंस पास्ट का है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो पार्ट है वो, हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको पता है कि पास्ट की ही होनी चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, 1 का मतलब इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, 2 का मतलब कंटिन्यूअस, 3 का मतलब परफेक्ट, 4 का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका सीधे सीधे चेंज हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड नियम में सीधे हम चेंज करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। का मतलब इसका मतलब है टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका टेंस रिलेटेड नियम हम ये चेंज होता है कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो थर्ड क्या बनेगा, देखिए इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट। तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करके किस में बदल दिया जाता है, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाता है। और रही बात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस रिलेटेड रूल। अभी तक के जो भी सेंटेंस आपने देखे, ये देखिए एक एग्जाम्पल इसी का, आई एम हंग्री, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो देखिए वर्ज में चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, देखिए वेंट में चेंज हो गया। नेक्स्ट रूल है मॉडल से रिलेटेड। मॉडल में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी दे रखी है, मॉडल क्या क्या होती हैं, और उनमें से जो बेसिक मॉडल हैं कैन, मे, सेल, विल, अगर ये आते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में, टेंस रिलेटेड नियम चेंज करते समय केवल आपने इनकी पास्ट फॉर्म यूज कर देनी है, वो जैसे कैन की कुड, मे की माइट, सेल की शुड और वुड की वुड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब बात आती है पर्सन रिलेटेड रूल्स में। पर्सन रिलेटेड रूल बहुत सिंपल है, आपको पर्सन आने चाहिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन कंसिस्ट ऑफ आई एंड वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, बोलने वाले स्पीकर। सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो ही, शी, इट, नाउन, दे हो, चाहे और कोई हो। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है उसमें आपको ये आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नाउन देखने को मिलेंगे। जब ये देखने को मिलते हैं तो बहुत बार ये आई होता है, कई बार ये मी बन जाता है, कहीं पर ये शी बन जाता है। क्यों बनता है वो इसके हिसाब से, इस हिसाब से ऐसे बनता है क्योंकि ये एस है, SON, सन, सन मीन्स लड़का, आपको पता है, तो सन का नियम इसमें यूज होता है। ये इसका मतलब है कि
जो रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो उसमें चेंजेस किसके हिसाब से होंगे, उसमें चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का हिस्सा है। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए जो सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के। वैसे ही सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में आया होगा उसमें चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन में चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल है, दे सेड टू राजू वी विल कम। दे सेड टू किस में चेंज होता है, केवल स्टेटमेंट है, टोल्ड में राजू राजू रहेगा, कंजक्शन दैट लग गया। अब देखिए वी है, वी कौन सा पर्सन है, अभी बताया ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन एस के अनुसार चेंज होता है। एस क्या है, दे है, तो दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होगा, इसीलिए दे बना है यहाँ पे। विल चेंज हो गया वुड में कम, दैट्स ऑल। वैसे ही और जगह अगर हम देखें, ये देखिए ही सेज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई विल गो फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि ये पास्ट का होना जरूरी है, तब जाके इसके अंदर हम चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टेंस से रिलेटेड बाकी सारे नियम लगेंगे। दैट का दैट आ गया, देखिए ही सेज दैट। अब ये ही कैसे चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट ही है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही विल गो। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका चेंज हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस आने पर वो दैट में चेंज हो जाता है, दीज आने पर दोज में चेंज हो जाता है, नाउ आने पर देन में चेंज हो जाता है, एगो आने पर बिफोर, टुडे आने पर दैट डे, टुमारो आने पर द नेक्स्ट डे, येस्टरडे आने पर द डे बिफोर या प्रीवियस डे, टुनाइट आने पर दैट नाइट, और नेक्स्ट वीक आने पर द फॉलोइंग वीक हो जाता है। एक लास्ट एग्जाम्पल है, बाकी तो सारे रूल्स आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं। इन केस अगर कोई परेशानी होती है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं, तो उस पर और वीडियो बना दी जाएगी। अगर कहीं किसी सेंटेंस पे एक्सक्लेमेशन दे रखा हो, अचानक कोई ऐसा भाव उभरा हुआ हो, मैंने एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बता रखे हैं, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम अंडन। अंडन का मतलब बर्बाद होता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे उसी भाव को हम लिख देते हैं। यहाँ पे सेड और टोल्ड आस्क्ड की जगह सीधे सीधे ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस या सैडली, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। टेंस रिलेटेड नियम दैट जरूर लगेगा, सब कुछ वही होता है, बट सिर्फ एक ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ। होप कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे। इन केस नहीं आते हैं समझ में तो आप जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके बताएं, उस पर ज़रूर बात की जाएगी नेक्स्ट ग्रामर की वीडियो में। थैंक यू।